के साथ सीएम पुष्कर धामी आज दिल्ली में करेंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात। हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर होगी बातचीत। दायित्व बंटवारे को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं बात। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने दी प्रदेशवासियों और श्रमिकों को शुभकामनाएं। कहा, देश की तरक्की में वहां के कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका। सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। उत्तराखंड के 27 लोगों को लाया गया स्वदेश। ऑपरेशन कावेरी के तहत वायुसेना कर रही है प्रयास। फिल्म अभिनेत्री कंगना का उत्तराखंड का दौरा। हरिद्वार के दक्षिणकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से लिया आशीर्वाद। गंगा आरती में की शिरकत। और चारधाम यात्रा शुरू होते ही पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी। श्रद्धालुओं को मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक यात्रा करने की दी सलाह। मौसम विभाग ने 4 मई तक का किया अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज। पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर इस दौरान बातचीत की जाएगी। चौली ग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने, पिथौरागढ़ चिन्याली सौर गौचर के लिए हवाई सेवा शुरू करने की बात रखी जाएगी। और दायित्व बंटवारे को लेकर भी संगठन के शीर्ष नेताओं से इस दौरान चर्चा की जाएगी। लंबे समय से दायित्व बंटवारे को लेकर टकटकी लगाए कई कार्यकर्ता बैठे हैं। दायित्व बंटवारे को लेकर कई बार प्रदेश अध्यक्ष बयान दे चुके हैं। दायित्व बंटवारे की होली से पहले भी चर्चा थी। रिक्त 4 मंत्री पद को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आपको बता दें, मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद 4 मंत्री पद हैं राज्य सरकार में खाली। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसके पंत सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो एसके, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है आज पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की आवाम के लिए, उत्तराखंड की सरकार के लिए और उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर लाते हैं। जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही हो, ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कोशिश है कि उत्तराखंड में जो हेली सेवाओं के लिए जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार से हर संभव उनको मदद मिल रही है। इसी करीब में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में है और बाकायदा केंद्रीय मंत्री सिंधिया से आज ये मुलाकात करने वाले हैं। तकरीबन अगर हम बात करें तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो आज दोपहर में मुलाकात करेंगे। पिथौरागढ़ से जो हवाई सेवाएं शुरू होने की तैयारी और गोचर के लिए हवाई सेवा शुरू हो सके, इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जिसके लिए जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है उस पर मुख्यमंत्री को पूरी उम्मीद है कि उनको इस पर सहमति भारत सरकार देगी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिलेगी। इसके अलावा आकांक्षा ये भी बताना चाहूंगा कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो संगठन के लिहाज से भी एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से भी बन जाती है कि उत्तराखंड में मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया। उनका निधन होने के बाद वो पद खाली हो गए। ऐसे में संगठन से भी वो कैबिनेट मंत्रियों के रिक्त चलने पदों को लेकर के, संगठन में दायित्वों को लेकर के अंतिम सूची कब तक प्रकाशित की जाएगी, कब तक कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर दायित्व दिए जाएंगे, इसको लेकर भी संगठन से राय मशवरा करेंगे। यानी कि आज पुष्कर सिंह धामी का जो दौरा है वो उत्तराखंड के साथ साथ वहां के संगठन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की मुहिम लगातार जारी है। अभी तक ऑपरेशन कावेरी के तहत उत्तराखंड के कुल 27 लोगों को वापस लाया जा चुका, जिसमें मुंबई से उत्तम सिंह, प्रशांता और योगेश को क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून भेजा गया। इसके अलावा दिल्ली आए 24 लोगों में 21 लोगों को उत्तराखंड भेज दिया गया है। 7 लोगों को क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद उत्तराखंड भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित किए हुए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की लिखी उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य किताब का जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम जी महाराज ने विमोचन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस किताब के जरिए अपने राजनीतिक करियर से जुड़े अनुभव और कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के गठन को दर्शाया। विमोचन से पहले ही इस पुस्तक से कई विवाद भी जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम जी महाराज ने किया। अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक के पब्लिशर्स और पुस्तक को जनता के बीच लाने तक साथ रही टीम का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक के कुछ पन्नों पर आलोचना करने वाले लोगों का भी धन्यवाद किया है। किसी भी किताब को लॉन्च करने से पहले विवाद भी जरूरी होता है। ऐसे में शायद यही स्टंट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनाया। दरअसल विमोचन से पहले ही उनकी लिखी किताब में स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पटेल और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी पर उत्तराखंड का पक्षधर न होने का आरोप लगाया गया है। इस किताब की पेज संख्या 351 पर हरीश रावत ने लिखा है कि स्वर्गीय तिवारी जी ने स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा और सारा माहौल बदल गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बात को कहा भी है कि स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उत्तर प्रदेश विभाजन को लेकर कहा था कि उनका शरीर उत्तर प्रदेश की तरह है जिसका विभाजन नहीं होगा, जबकि नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की थी। हालांकि उन्होंने खुद भी यह माना कि वो खुद अलग राज्य के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जन भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के पक्ष में आए थे। कहा ना कि मैं पहले पक्ष में नहीं था, और लेकिन जब हमने राजनीति की आवश्यकता भी समझी और जनभावना को देखा तो दोनों में समन्वय करते हुए राज्य के पक्ष में आए और उसके लिए देश के अंदर एक सर्वानुमति का वातावरण बनाने में जो हरीश रावत की भूमिका रही उसको राज्य आंदोलनकारियों ने भी स्वीकारा और उन्होंने जो आखिरी संघर्ष समिति थी जिसके बाद फिर राज्य बना, उस संघर्ष समिति का संयोजक मुझको बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लिखी पुस्तक पर तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत और उनकी किताब पर कहा है कि हरीश रावत एक सच्चे व्यक्ति हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा, इससे पहले भी एक मीटिंग में हरीश रावत ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने केवल पार्टी बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का साथ दिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने एक रैली के दौरान ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन मेरी लाश पर से होकर गुजरेगा, जिससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस कभी उत्तराखंड की हितैषी नहीं रही है। हालांकि उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में जो भी काम हुआ उसके लिए उत्तराखंड हमेशा ऋणी रहेगा, जबकि हरीश रावत का जनता कितना सम्मान करती है। पूरी कांग्रेस विरोधी थी। अरे असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, ये नारे तो मैंने भी लगाए ना। मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन एनडी तिवारी दे रहे थे और नरसिंह राव केंद्र में बैठे थे, तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर कांड हो गया तो दोषी कौन था?
ये तो नारा लगा ना, आज लोग भूल रहे हैं वो अलग बात है, आप लोग उन चीज़ों को नहीं उठाते वो अलग बात है, लेकिन मैंने नारे लगाए, मेरे साथ के लाखों लोगों ने नारे लगाए कि असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है, और मौन कांग्रेस थी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस राज्य में तिवारी जी के 5 साल में जो अविस्मरणीय विकास कार्य हुए, उसके लिए पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। और रावत जी ने जिससे राज्य को लूटने का काम किया, इन भावनाओं का रावत जी की भी लोगों ने सम्मान किया और उनको पहला मुख्यमंत्री ऐसा बनने का सौभाग्य दिया जो 2-2 विधानसभा सीट लड़े, चुनाव हार गए, फिर मुख्यमंत्री के इस बार उम्मीदवार थे पार्टी के, फिर चुनाव हार गए। तो मैं समझता हूँ रावत जी के ऊपर उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 2 बार विधानसभा चुनावों में 2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए, जो साफ जाहिर करता है कि उत्तराखंड की जनता उनका कितना सम्मान करती है। जोशीमठ में बड़ा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर पया चोरमी गांव बसा हुआ है, जो आज भी विकास से कोसों दूर है। स्थानीय ग्रामीण रोजाना करीब 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार शासन और प्रशासन को सड़क की समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग मौजूद हैं बड़ागांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर पैया चोरमी गांव में। पैया चोरमी गांव की अगर हम बात करना चाहें तो पैया चोरमी गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि करीबन 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी है। वहीं पैया चोरमी गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं पैया चोरमी गांव के स्थानीय लोगों का यह तक कहना है कि गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग अपने बीमार व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे बड़ागांव गांव तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि पैया चोरमी गांव धौली गंगा के समीप बसा हुआ है, जो कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाला हूं। ये सामने की आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आप लोगों को इस वक्त जन टीवी के माध्यम से। ये देख सकते हैं, नीचे धौली गंगा है, धौली गंगा के समीप ये प्यारा सा गांव पैया चोरमी गांव बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरे में, करीबन 40-50 परिवारों का यहाँ पर आशियाना मौजूद है और आज भी पैया चोरमी गांव के लोग विकास से कोसों दूर हैं। ये ऊपर भी दिखाने की कोशिश करें, मैं जरा कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा पूरी तरह से दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये देख सकते हैं आज जन टीवी पहुंचा है पैया चोरमी गाँव में। ये ऊपर देख सकते हैं चोरमी गाँव कहा जाता है। वहाँ के लोग भी आज भी मिलों पैदल चलने के लिए मजबूर होते हैं। यदि पैया चोरमी गांव के लोग अधिकांश जब बीमार हो जाते हैं, उस समय पैया चोरमी गांव के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन साथी मनीष राणा के साथ नवीन सिंह, पैया। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ और बद्रीनाथ में मंदिरों में कई जगहों पर QR कोड के दान वाले बोर्ड BKTC की ओर से नहीं लगाए गए थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने रविवार को इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की। BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ये बोर्ड लगाए गए थे, जिन्हें अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद हटा दिया गया। BKTC अधिकारियों ने पहले अपने स्तर पर इस मामले की छानबीन की, उसके बाद कोतवाली में तहरीर दी। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे, वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
फिल्म अभिनेत्री कंगना उत्तराखंड दौरे पर हैं। देर शाम हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर कंगना ने पूजा अर्चना की और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। कंगना ने नीलधारा तट पर आचार्य महामंडलेश्वर के साथ गंगा आरती की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि देश में मोदी सरकार इस समय नदियों और धर्मस्थलों की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रही है। उमेश जी मेरे भैया हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं और इन्होंने मेरे लिए संभव किया और साथ में ही मुझे स्वामी जी के दर्शन भी करवाए, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ को लेकर। डेफिनेटली हमारी तो इच्छा है कि हम वो सब जगह जाएं जो बहुत फेमस है और हमारी महाभारत में भी इसका खास उल्लेख किया गया है कि केदारनाथ जी जो है पांडव वहाँ पे गए थे और द्रौपदी के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे पूरा जो उनको अपने एक विनाश का उनका पूरा एक चैप्टर है महाभारत में, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था। और मैंने जिस दिन से वो पढ़ा है उस दिन से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं जाऊँ केदारनाथ। इच्छा हुई है, उन्होंने हमेशा ये इच्छा जताई कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं देवभूमि में जाऊँ जहाँ पर हर कण में देवता हैं, और बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के दर्शन के लिए काफ़ी समय से उन्होंने इच्छा जताई हुई थी। तो फिर क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है, जीवन बहुत व्यस्त है उनका भी, तो इस बार उन्होंने किसी तरीके से समय निकाला और फिर बात हुई कि कपाट खुल रहे हैं। तो एकदम क्योंकि जब बाबा बुलाते हैं तो फिर पता नहीं लगता वो कब और कैसे और किस माध्यम से बुलाते हैं, तो उन्होंने बुला लिया। उनकी इच्छा उन्होंने पूरी करनी थी। वो चमोली के देवाल में उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय मांगल गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 टीम्स ने भाग लिया, जहां 5 टीमें फाइनल राउंड तक पहुंची। इस प्रतियोगिता में हाट कल्याणी की महिलाओं को मांगल गीत के लिए प्रथम, नलधुरा और द्वितीय और कैल को तृतीय पुरस्कार दिया। थराली विधायक भूपाल राम प्रतियोगी टीम्स को पुरस्कार वितरण कर प्रतियोगिता का समापन किया। जी, मांगल गीत प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम है वो पिछले साल जुलाई से हमने यहाँ पे शुरू किया था। न्याय पंचायत में प्रतिभाग किया, जिसमें से 19 बेस्ट टीमों को हम विकासखंड स्तर पर लेकर आए, जिसमें कुछ टीमों की कल और कुछ टीमों का आज पहले क्वार्टर फाइनल हुआ और उसके बाद अभी सेमीफाइनल का राउंड था और अब फाइनल की ओर ये प्रतियोगिता जा रही है। और ये खास रूप से जो अपने संस्कार गीत हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनकी जो शब्दावली है, जो बोल हैं, जो धुनें हैं, वो नई पीढ़ी तक जाए। तो इसलिए हमने इसमें प्रयास किया कि कुछ सयाने लोगों को और कुछ कम उम्र की बहू बेटियों को हमने इसमें मिला करके इस प्रतियोगिता को कर रहे हैं। और आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी उत्तराखंड की देव संस्कृति और जो हमारी परंपराएं रही है, हमारी संस्कृति की जो आज तक की धरोहर के रूप में रहा है, उसको हम इस विरासत को आगे कैसे बढ़ाएं, जो यहाँ पर प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास मुझे देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारी जो मातृशक्ति है, महिला मंगल दल के रूप में आज यहाँ पर 9 महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया और निश्चित रूप से ये देवभूमि के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही सफल प्रयास मैं ये कहूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा, मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने में किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। जोशीमठ के सेलंग गांव में रम्माण मेले का आयोजन किया गया, जहां मेले में अनेक देवी देवताओं के मुखौटे का नृत्य किया। इस दौरान रम्माण मेले में हल्की बारिश भी देखने को मिली। सभी लोगों ने मेले का जमकर आनंद उठाया। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग मेले के साक्षी बने। आपको बता दें, सेलंग गांव के साथ साथ सलूड़ गांव में भी रम्माण मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सेलंग गांव में ये रम्माण मेला संपन्न हुआ है, जहां मेले में अनेक देवी देवताओं के मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है। और इस दौरान इस मेले में हल्की बारिश भी श्रद्धालुओं को देखने को मिली। सभी लोगों ने इस दौरान मेले का जमकर आनंद उठाया। चारधाम यात्रा शुरू होते ही पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से श्रद्धालुओं को मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक यात्रा प्रारंभ करने की सलाह जारी की गई है। बारिश और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े, छाता और बरसाती साथ रखने को कहा गया। किसी भी तरह की
आपात सहायता के लिए 112 नंबर पर संपर्क करने को कहा गया। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 4 मई तक का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया। और अब आखिर में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर धामी आज दिल्ली में करेंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात। हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर होगी बातचीत। दायित्व बंटवारे को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं बात। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने दी प्रदेशवासियों और श्रमिकों को शुभकामनाएं। कहा, देश की तरक्की में वहां के कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका। सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। उत्तराखंड के 27 लोगों को लाया गया स्वदेश। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय वायुसेना कर रही प्रयास। फिल्म अभिनेत्री कंगना का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में की पूजा अर्चना। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से लिया आशीर्वाद। गंगा आरती में की शिरकत। और चारधाम यात्रा शुरू होते ही पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश बर्फबारी। श्रद्धालुओं को मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक यात्रा करने की दी सलाह। मौसम विभाग ने 4 मई तक का किया अलर्ट जारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।